नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आपके जो हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इनका पेपर अभी है कंटेंट एंड मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक यूनिट 3 कवर कर ली थी, है ना। यूनिट 1, 2 और 3 जो है उसको कवर कर लिया गया था। आज हम यूनिट 4 पर बात करेंगे। यूनिट 4 में कौन कौन सी चीज़ें हैं इनको हम जानेंगे। इसके अंतर्गत भैया 4.1 जो आपकी है, इसमें बात हो रही है जो भी जीव विज्ञान आपका भौतिक, है ना, भौतिकी और रसायन विज्ञान के डोमेन पर, जो भी आपके डोमेन्स ऑफ बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो इनके डोमेन्स पर बात होगी। आखिरकार जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और आपके रसायन विज्ञान के अंतर्गत यानी कि केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इन पर हम लोग इस वीडियो में इस 4.1 में बात करेंगे। ऐसे ही चलते चलते हम लोग 4.45 तक अपना कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो जो आपका जीव विज्ञान है, आप कहोगे सर ये तीनों विज्ञान, चाहे वो हमारा जीव विज्ञान हो चाहे रसायन विज्ञान हो, है ना, हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान इन तीनों से घिरे हुए ही हैं। अगर देखें तो इन तीनों का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो कहते हैं कि जीव विज्ञान जीवित जीवों और दूसरे के साथ उनकी बातचीत और पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। यानी कि जो भी हमारे जीवित जीव हैं, उनके साथ दूसरों की बातचीत और उनके पर्यावरण का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत आप लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे पहली चीज़ आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम बात करते हैं पौधों के अध्ययन की, उनकी वृद्धि कैसे हुई, उनकी संरचना क्या है, उनकी शारीरिक क्रिया क्या है। ये सारी चीज़ें आपके भौतिक विज्ञान में हमको पढ़ने को मिलती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जूलॉजी की, है ना, बात करते हैं किसकी? जूलॉजी की। तो ये जो जूलॉजी में आपके जो जानवर हैं, है ना, जो जानवर हैं, इनका अध्ययन आपका जूलॉजी के अंतर्गत आता है। इनका अध्ययन आपका जूलॉजी के अंतर्गत आता है। हम कहेंगे जानवरों का अध्ययन, जानवरों से जुड़ा व्यवहार, उनकी संरचना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जूलॉजी में या फिजियोलॉजी में शामिल हैं। इसके बाद में आनुवांशिकी पर अगर बात कर लें, हेरिडिटी पर बात करें, आनुवांशिकी पर बात करें तो कहेंगे लक्षणों की विरासत में चीज़ें मिलना। यानी कि जो चीज़ें हमारे माता पिता से हमें मिल रही हों, या हम कह सकते हैं हमारे दादी बाबा से हमारे माता पिता को मिली हों, तो ये जो आनुवांशिकी है, ये इसके जो लक्षण है वो हमें विरासत में मिलते हैं। इसमें भी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत। इसी में आपका आ जाएगा इकोलॉजी, जहाँ पर जीवित जीवों और पर्यावरण, है ना, जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच का जो पारस्परिक क्रिया होगी वो हमारी कहाँ होगी? इकोलॉजी में होगी। ऐसे ही आपका आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, है ना, जिसमें बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, है ना, कवक हुआ, या सूक्ष्म जीव जो हैं वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जीव विज्ञान से संबंधित आपकी इतनी चीज़ें। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके भौतिक विज्ञान की। किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर पर भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान,
भौतिक विज्ञान की। तो कहेंगे भौतिकी पदार्थ और ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाएगा। जो भी भौतिक हैं, पदार्थ की ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। यह एक व्यापक और विविध क्षेत्र है जिसमें कई उपविषय शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से उपविषय होंगे? इसके अंतर्गत आपका यांत्रिकी आएगा, इसके अंतर्गत आपका यांत्रिकी आएगा। इसमें यांत्रिकी में जो भी गति है और इसे उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ, है ना, इसे उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ, है ना, इसके अंतर्गत आपका यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। जो भी गति होगी और गति आखिरकार क्यों हो रही है, किन शक्तियों के माध्यम से हो रही है, वो यांत्रिकी के अंतर्गत आएगी, यांत्रिकी विज्ञान के अंतर्गत आएगी, जो कि आपका भौतिक विज्ञान के। उसके बाद में आपका ऊष्मा, है ना, आपका ऊष्मा, है ना, ऊष्मा का अध्ययन, हमारी ऊर्जा का अध्ययन, इसका जो संबंध होगा वो भी आपका भौतिकी के अंतर्गत आएगा। आखिरकार सूर्य जो है इतनी ऊष्मा क्यों दे रहा है ना, उसके पास क्या कह सकते हैं, इतनी ऊर्जा कैसे है ना, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन आपका, आखिरकार जो चंद्रमा है वो कैसे चमक रहा है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो ऊष्मा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आपका विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व में आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, आखिरकार जो हमारे कह सकते हैं कि दो ध्रुव होते हैं, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल, वो आपस में क्यों नहीं मिलते, चुंबक कैसे होती है ना, तो उनके बारे में जो क्रिया की जाएगी, जो अध्ययन किया जाएगा, विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आपका क्वांटम यांत्रिकी, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी में जो भी परमाणु ऊर्जाएं हैं, है ना, जो भी परमाणु ऊर्जाएं हैं वो आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत आएंगी। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत आएंगी वो सारी आपकी ऊर्जाएं, जो कि आपकी परमाणु ऊर्जा हुई, है ना, उप परमाणु स्तर हुआ, इसके पदार्थ, इसका व्यवहार, है ना, ये आपका क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अब तीसरा आपका, तो आप कहोगे सर क्या होगा, तो हम कहेंगे सर रसायन विज्ञान होगा, जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, और सभी ने लगभग केमिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना। रसायन विज्ञान में हम लोग रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जो उनके गुण होंगे, संरचना होगी, उनका अध्ययन करेंगे। आखिरकार भैया ये O2 क्या है ना, या हम कहेंगे CO2 क्या है, या कहेंगे HO2 क्या है, तो इनके रासायनिक पदार्थों का ही तो हम लोग संरचना करते थे कि भैया हम लोग जिन चीज़ों को जब बनाते थे, या हम लोग जब ऑक्सीजन को बनाते थे, या हम कहते थे कि SO2 कैसे बनेगी, तो हम क्या करते थे, इनकी जो चीज़ें थी उनकी कह सकते हैं कि उनके गुण और संरचना क्या है, ये हम लोग अध्ययन करते थे, तब जा कर के हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता था, है ना। गुण और संरचना, आखिरकार ये कैसे परिवर्तित हो रहा है, आखिरकार ये गैस क्यों निकल रही है ना, आपका मीथेन गैस क्यों निकल रही है, या मीथेन गैस को उल्टा जार में या सीधे जार में, तो ये हल्की होती है या गरुई होती है ना, तो इनका जब अध्ययन करते थे हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते थे, है ना। तो इसमें आपके दो चीज़ें आती हैं, एक आपका आता है कार्बनिक रसायन, एक आपका आता है कार्बनिक रसायन, और दूसरा आता है आपका अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और एक दूसरा आपका अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में जो भी रसायन शास्त्र है उसका अध्ययन किया जाएगा, जो भी रसायन शास्त्र है उसका अध्ययन किया जाएगा, और अकार्बनिक रसायन में इसमें जो भी गैर कार्बनिक चीज़ें हैं, गैर कार्बनिक यौगिक हैं, गैर कार्बन यौगिक हैं, जो गैर कार्बन यौगिक है ना, इनका अध्ययन किया जाएगा, इनके रसायन शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके दो आते हैं। इसके बाद में आपका जैव रसायन आता है, जैव रसायन, है ना। इसमें क्या होता है, जो भी जीवित जीव हैं इनके भीतर कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया हो रही हैं, इनका अध्ययन करने के लिए हम लोग जैव रसायन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आपका विश्लेषण रसायन, हम पदार्थ की पहचान करना, उसकी मात्रा का अध्ययन करना। मालूम हुआ कि भैया आपके HO2 में आपका ऑक्सीजन कितना है ना, तो उस पदार्थ की हमने क्या की, पहचान की, और मात्रा का भी अध्ययन किया, आखिरकार कितना है ना। तो इन विषयों से, चाहे वो आपका रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, है ना,
और चाहे आपका जीव विज्ञान हो, इन विषयों से ही हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये हमारे विषय हमारे कह सकते हैं कि अगर हमारे पाठ्यचर्या में शामिल होते हैं तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, अपने जीव जगत के बारे में जान पाएंगे और पर्यावरण का भी अध्ययन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका 4.1 में जितनी चीज़ें थी आपको बता दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 4.2 की, है ना, 4.2 की। तो इसमें बात कर रहा है डोमेन्स की, और किसके डोमेन्स की? जो भी आपका अंकगणित है, अंकगणित, बीजगणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, है ना, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के क्षेत्रों की बात यहाँ पर की जाएगी। अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के क्षेत्रों की बात की जाएगी। हम कहेंगे भैया तीनों चीज़ें हम लोगों ने, अगर गणित हम लोगों ने पढ़ी तो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी, क्योंकि कक्षा 5 के बाद आप लोग देखते होंगे आपको अंकों का ज्ञान, उसके बाद बीज यानी कि एक्स वाई का भी ज्ञान कराया जाता था, उसके बाद में त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, है ना, सर्कल हुआ, इनका भी ज्ञान कराया जाता था। यानी कि यहाँ पर अंकों से संबंधित चीज़ें होती थी, यहाँ पर आप लोग चराचर पढ़ते थे, और यहाँ पर भैया क्या होता था, ज्योमेट्री में हम लोग त्रिभुज कैसे बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, या हम लोग गोले के अंदर त्रिभुज कैसे बनाएंगे, है ना, तो कितना उसका आयतन होगा, हम लोग इसको ज्योमेट्री में जानते थे। तो अंकगणित के अंतर्गत हमने क्या जाना, जो भी अध्ययन किया जाएगा अंकगणित के अंतर्गत, आप कहोगे सर प्लस माइनस यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना, अंश का हुआ या किसका हुआ, दशमलव का हुआ, है ना, या प्रतिशत का हुआ या अनुपात का हुआ, है ना, तो इन सभी का जो अध्ययन किया जाएगा वो आपका अंकगणित के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद में बीजगणित में मैंने आपको बताया कि जो भी प्रतीक होंगे, चर अचर होंगे, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके हम लोग क्या बनाते थे, समीकरण बनाते थे, है ना, ऐसे बनाते थे x प्लस वाई बराबर, या हम कहते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, है ना। तो हम लोग ऐसे जो भी चर अचर हमारा बनता था, जो भी समीकरण हम लोग बनाते थे, या हम ऐसे कहते थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, है ना। अगर हम x बटे वाई लिखते हैं और माइनस में y बटे x लिखते हैं तब हमारा कितना आएगा। तो ऐसे जा कर के हम लोग क्या करते थे, समीकरणों को तैयार करते थे, है ना। तो ये जो समीकरण है आपकी, इसमें असमानता, इन चीज़ों को देखना, इनके पहलुओं को देखना, संख्याओं और चरों का फेर जो है ना, हम लोग क्या करते थे 2x प्लस 2y बराबर, है ना। तो हम लोग क्या करते थे 2 जोड़ देते थे ना, 4x प्लस वाई ऐसे कुछ करके लिख देते थे। पता नहीं सही मैंने लिखा या गलत लिखा। यानी कि बीजगणित में हम लोग जो भी समीकरण, असमानताएं, बहुपद, चर अचर, है ना, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करके हम लोग प्रतीकों का उपयोग करते थे। इसके अनुसार हम लोग हेरफेर करते थे और बेहतर बनाते थे। ऐसे ही आपका ज्योमेट्री में आपने कहा कि बिंदु, है ना, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाई तो हमने कहा रेखा बन गई, है ना। रेखा हमने 2-3 रेखाओं को मिला दिया तो हमने कहा भैया त्रिभुज बन गया। हमने क्या किया, बिंदुओं को गोल कर दिया तो कहा हमने गोला बन गया, यानी कि आपका इसके बाद में हमने शंकु भी बनाया। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी ज्योमेट्री होगी उसमें वस्तुओं के आकार, हमने कहा कि बेलनाकार है या रोल करके है, गोल गोल है ना, या हमने कहा कि त्रिभुज के आकार की है, चतुर्भुज के आकार की है, शंकु के आकार की है ना। हमने इसके बीच में जो रेखाएं थी उनका ये कोण भी निकाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी किसके अंतर्गत, ज्योमेट्री के अंतर्गत आएंगी। इसमें हम गणितीय प्रमेय जो होंगे उनको सिद्ध करेंगे और ज्योमेट्री की जो समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। इसमें जो तर्क होंगे इनका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं जो भी हमारा गणित है उसके विषय और उप विषय हमने यहाँ पर जाने कि तीनों चीज़ें आपकी अंकगणित, बीजगणित और आपकी ज्योमेट्री यानी कि रेखागणित भी हम लोग कह सकते हैं इसको, है ना, ज्यामिति भी कह सकते हैं। तो इसमें आपस में चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। वास्तविक दुनिया की जो समस्याएं होती हैं अक्सर बच्चा इनको हल नहीं कर पाता, तो हम अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के द्वारा या ज्योमेट्री के द्वारा हम लोग इनको बेहतर बनाते हैं। इसके बाद में आपका आएगा 4.3 की हम लोग बात करेंगे जब, तो कहेंगे विज्ञान में गणित भाषा और शब्दावली की समझ। विज्ञान में गणित भाषा और शब्दावली
की समझ, इस पर बात करते हैं। तो कहेंगे गणित भाषा और शब्दावली विज्ञान, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विज्ञान में हमने आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ाए, जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में आपने देखा कि कैसे हम चीज़ों को किन किन क्षेत्रों में देख रहे हैं, कैसे हम अपने पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही अगर विज्ञान में गणित भाषा को भी जोड़ दिया जाए तो क्या होकर के आएगा, क्या निकल के आएगा। तो हम कहते हैं जो चर होंगे उनके प्रतीक निकल के आएंगे, यानी कि चर वे प्रतीक जाने जाएंगे जिनका उपयोग उन मात्राओं को दर्शाने के लिए किया जाएगा जो बदल सकती है, जैसे समय, दूरी, तापमान, है ना। कुछ ऐसे चर होंगे या प्रतीक होंगे, है ना, जिनका उपयोग हम तब करेंगे, उन मात्राओं को दर्शाने के लिए करेंगे जो हम कहेंगे बदल सकती हैं, जैसे समय, दूरी और तापमान। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, समीकरण का प्रयोग करते हैं, समीकरणों का प्रयोग करते हैं विज्ञान में। और विज्ञान में भी, क्योंकि हम लोग जब फिजिक्स लगाते थे, भौतिक विज्ञान में जब उसमें भी हमें उसमें भी हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता था, उसमें भी हमें गणित का प्रयोग करना पड़ता था। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते थे, समीकरणों को बनाते थे। अक्सर जो भी हमारे भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, वहाँ पर भी हम लोग समीकरण का प्रयोग करते हैं, चाहे वो न्यूटन के तीनों नियम ही क्यों ना हो। न्यूटन के अगर आप लोगों ने तीनों नियम पढ़े होंगे, है ना, तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग, गणित की भाषा का भी प्रयोग किया गया होगा, और किसके साथ में, आपके विज्ञान के साथ में, है ना। तो वहाँ पर समीकरणों का प्रयोग किया गया। ऐसे ही मात्रक, ऐसे ही क्या, मात्रक। तो मात्रक में हम क्या कहेंगे, मात्रकों का प्रयोग किसी चर के परिणाम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें दूरी को मीटर में, सेकंड को समय में, तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे मात्रक हैं, हमने क्या कहा कि हमने जब मापा तो हमने कहा भैया 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है, तो हमने क्या कहा, इसमें कितने मीटर होंगे, तो कहेंगे भैया 1000 मीटर, है ना, 1 किलोमीटर में। इसके बाद में हमने क्या कहा, चलो भाई ठीक है, हमने कहा भैया 1 घंटा हो गया, तो हमने क्या कहा, 1 घंटे में कितने मिनट कहोगे, सर 60 मिनट हो गए, है ना। 1 मिनट में कितने सेकंड, तो कहोगे सर 60 सेकंड हो गए, है ना। इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को मापते हैं, है ना। मात्रक कह सकते हैं ये निकाला जाएगा। ऐसे ही तापमान को हम लोग कहेंगे तो कहते हैं भैया डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गणित में, विज्ञान में गणित की भाषा के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेखांकन की। रेखांकन की इसमें कहेंगे जो भी ग्राफ है ना, जो भी ग्राफ बनाई जाती है ऐसे ऐसे करके, है ना, जो भी कह सकेंगे लाइनें हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें रेखांकन के अंतर्गत आएंगी, जो वैज्ञानिकों को जटिल संबंधों का विश्लेषण करने और व्याख्या करने में अनुमति देती हैं। ग्राफ हुआ, लाइन बार हुआ, है ना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद में सांख्यिकी, जहाँ पर हम लोग माध्यिका निकालते थे, है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो हम लोग माध्यिका निकालते थे, मानक विचलन निकालते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सांख्यिकी के अंतर्गत आएंगी, जहाँ पर आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाएगी और विज्ञान के निष्कर्ष निकाले जाएंगे, भविष्यवाणी की जाएगी। साथ ही साथ सांख्यिकी का उपयोग माध्य, माध्यिका और मानक विचलन के लिए किया जाता है। ऐसे ही आपका कैलकुलेशन हुआ, है ना, कैलकुलस हुआ। इसमें हम लोग कहते थे जो भी कैलकुलस है गणित की शाखा है, जो परिवर्तन की दर और समय के साथ छोटे परिवर्तनों के संचय से संबंधित होती है। यह जटिल प्रणालियों का विश्लेषण करने और भविष्यवाणी करने में भौतिकी के लिए जो भी पैमाना होता है उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए गणित भाषा और शब्दावली को समझना बहुत आवश्यक है। अगर कोई विज्ञान पढ़ने जा रहा है तो गणित की भाषा और उसकी शब्दावली को ज़रूर समझे, बहुत आवश्यक है। इससे जो भी उनके साथी होंगे उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने इसमें अनुमति दी जाएगी, जो भविष्य के
वैज्ञानिक प्रयास हैं उनके लिए अच्छी सेवा हो पाएगी, उनको बेहतर बनाया जा सकेगा। इसके बाद में भैया हम लोग बात करते हैं आपके यूनिट 4.4 की। यूनिट 4.4 आपको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक लक्ष्य रखा गया है जो कि आप सभी के लिए है। आपने शायद अभी तक ना देखा हो या ना सुना हो, मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जितने भी आपके ये पेपर आपके लिए दिए जा रहे हैं, आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इनके हर पेपर की प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। अगर कोई भी वीडियो छूट जाती है तो उसमें 1 से लेकर के 5 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 1 से लेकर के 5 तक की प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा और आप वहाँ पर जा कर के जो वीडियो अपलोड होती जाएंगी धीरे धीरे, तो आपको वहाँ पर सारी वीडियोस मिलती जाएंगी। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा वीडियोस एक साथ में अपलोड कर दी जाती हैं तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती, इसके लिए ये चीज़ बताई जा रही थी आपको। दूसरी चीज़ क्या है कि भैया आपको पता है कि अपना परिवार जो है वो 44 के कंप्लीट कर चुका है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि अपना परिवार 50 के कंप्लीट कर ले, वो भी कब तक, 2 अक्टूबर तक। अगर 2 अक्टूबर तक अपना परिवार 50 के कंप्लीट करता है तो एग्ज़ाम ट्रिकी के द्वारा जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इनको मैं सोच रहा हूँ कि 2 अक्टूबर तक अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हो अपना 50 के, यानी कि बहुत ज़्यादा 6 के की ज़रूरत है, और मेरे हिसाब से 44.3 के अपने पास हो चुके हैं, है ना। तो 6 के भी नहीं बचे, 5.7 के केवल परिवार बचा है कंप्लीट करने के लिए। अगर इतना भैया 2 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता है आप लोगों की दुआ से, तो दिव्यांग बच्चों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाएगी, है ना। उसमें उसके खाने से संबंधित जो भी चीज़ें, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, उनको वितरण किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत कुछ उनको भी मिल सके। क्योंकि हम सभी अगर देखा जाए तो इन दिव्यांग बच्चों की ही वजह से हैं। अगर विशेष शिक्षक है तो दिव्यांग बच्चों के लिए है और दिव्यांग बच्चों की वजह से है। तो देखते हैं अब आप कितनी जल्दी हमारा 50 के जो है उसको आप कंप्लीट करते हैं। तो 4.4 जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान और गणित, इसका कार्यान्वयन। गणित और विज्ञान का कार्यान्वयन, वो भी हमारे डेली लिविंग में, यानी कि दैनिक जीवन में, है ना। डेली लाइफ में हम लोग जो भी गणित है और विज्ञान है उसके बारे में जानेंगे। तो कहेंगे जो भी हमारा गणित है, जो भी हमारा विज्ञान है, वो हमारे आधुनिक समाज को बेहतर बनाएगा, है ना, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य में अगर हम बात करें, गणित हो या विज्ञान हो, है ना, इसमें रोगों का उपचार, निदान, जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य हुआ, है ना, चिकित्सकीय पेशेवर, इन सभी का आकलन और उपचार को प्रभावशीलता आपके विज्ञान और गणित के द्वारा ही मिल पाती है। यानी कि सांख्यिकीय विश्लेषण और प्रभावशीलता का मूल्यांकन जो है वो हम लोग गणित के द्वारा ही कर पाते हैं, स्वास्थ्य के द्वारा ही कर पाते हैं। इसके बाद में हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं या जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसमें भी हम लोग किसका, गणित और विज्ञान का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर देखा, हमने स्मार्टफोन देखा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुआ, है ना, इसमें हम लोग गणित का ही प्रयोग करेंगे। यह प्रौद्योगिकी संचालन भौतिक, रसायन और गणित के सिद्धांतों का उपयोग इनमें हो जाता है और इनको हम बेहतर बना पाते हैं। ऐसे ही जो हमारा परिवहन है ना, परिवहन, इसमें चाहे वो कार हो, विमान हो, ट्रेन हो, है ना, इसमें सभी चीज़ों का डिज़ाइन जो है वो विज्ञान के द्वारा किया जाता है और गणित के द्वारा किया जाता है। कैसे, कितनी बड़ी सीट बनेगी, कितने बड़े पहिए बनेंगे, है ना। इंजीनियर जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रदर्शन करते हैं, जो भी नई परिवहन में तकनीकियाँ जोड़ी जाती हैं, मॉडल बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा, हमारे गणित और विज्ञान के द्वारा ही। ऐसे ही जो हमारा कह सकते हैं खाना बनाना हुआ, है ना, कुकिंग हुई, है ना, उसमें भी किसका प्रयोग,
गणित का ही प्रयोग किया जाएगा। और कह सकते हैं कि खाने बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें रासायनिक प्रक्रिया, उसमें ऊष्मा, है ना, और कितनी सटीकता से चीज़ों को डाला जाएगा, जो भी व्यंजन होंगे, खाना बनाने का जो समय होगा, है ना, माप तोल जो भी होगी, उसमें हम भैया अपने डेली लिविंग में हम लोग गणित और विज्ञान का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही वित्तीय की बात करें यानी कि रुपए पैसे की बात करें तो वहाँ पर भी आपके गणित और विज्ञान की ही होगी, है ना, कि कितना मूल्य कहाँ पर हम लगाएंगे बाज़ार मूल्य में, तो कितना भविष्य में हमें निवेश होकर के मिलेगा। यानी कि वित्तीय जो चीज़ें हैं, जो रुपए पैसे से संबंधित चीज़ें हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ें हैं, है ना, वो हमारे गणित के अंतर्गत, वित्त के अंतर्गत आएंगी। इसमें इसके उदाहरण में विज्ञान कैसा है, गणित के दैनिक जीवन जो लागू किए जाएंगे वो कैसे हैं, जो भी चिकित्सकीय लेखन परिवहन है वो कैसा है, खाना बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी गणित और विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट है 4.5। 4.5 में ये भी आपका बहुत ही बेहतर है। इसमें कह रहा है कि भारत में विज्ञान और गणित, भारत में विज्ञान और गणित की ऐतिहासिक संदर्भ की बात कर रहा है, ऐतिहासिक संदर्भ की बात कर रहा है, भारत में गणित और विज्ञान के ऐतिहासिक संदर्भ की बात कर रहा है। यानी कि भारत में गणित और विज्ञान ये हमारे बहुत ही पुराने से चलते हुए आ रहे हैं, पुरातन से चलते हुए आ रहे हैं, है ना। इसमें हमें देखने को मिलता है कि दशमलव की खोज भी गणित में अगर बात करें, है ना, गणित में अगर बात करें तो हम कहेंगे दशमलव की खोज की गई, है ना, नई नई शिक्षण प्रणाली अपनाई गई, है ना, जो भी क्षेत्र हुए गणित के, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, है ना, इनका योगदान आया। तो ऐसे ही अगर हम बात करें खगोल विज्ञान की, है ना, खगोल विज्ञान की, यहाँ पर खगोल शास्त्री क्या जानते हैं, खगोल शास्त्री की शुरुआत, जो खगोल विज्ञान की शुरुआत की गई, इसमें खगोल शास्त्री क्या कहते हैं, जो भी चंद्रमा हुआ, ग्रह हुआ, है ना, उपग्रह हुआ, यानी कि सौर मंडल के रूप में जानते हैं। और ये लगभग कितने वर्ष पुराना है, इसमें कितने क्षेत्र हैं, है ना, हमारे यहाँ कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, इनके बारे में जो जानकारी है वो हमारे खगोल विज्ञान के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही चिकित्सा, है ना, चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्विज्ञान, है ना, आयुर्विज्ञान हुआ, है ना, प्राचीन ग्रंथ हुए, है ना, ग्रंथों में भी चिकित्साएं देखने को मिलती थी हमें, है ना, इनका उपचार, इनका समग्र चिकित्सा, इस पर जोर दिया जाता है। ऐसे ही जो भी भौतिकी हुई, इसके जो भारतीय भौतिकविद हैं, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो भी शून्य की अवधारणा हुई, है ना, विकास और प्रकाशन की चीज़ें हुई, ये आपकी भौतिकी के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही धर्म के अंतर्गत धर्म और दर्शन जो शिक्षाएं होंगी, उनके वैज्ञानिक सिद्धांत, जो भी प्राचीन ग्रंथ होंगे, भारत में विज्ञान और धर्म के जो भी संयोजन, इनको संबद्ध बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे कह सकते हैं जो भी हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान जो भी संगठन हुए, या हम कह सकते हैं जो भी हमारे खिलाड़ी हुए वैश्विक अंतरिक्ष जो जा रहे हैं अंतरिक्ष में, है ना, या मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो भी हुए, है ना, तो इनकी जो तकनीकियां हैं वो हमारे गणित और विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। और गणित और विज्ञान में जो भी हमारे इतिहास में हम देखने को मिलता है कि हमने बहुत सारे ऐसे, चाहे वो आपका मंगल मिशन हो, चाहे आपका कह सकते हैं कि आपका चंद्रमा का कोई भी मिशन हो, है ना, तो ये सारे जो मिशन किए गए, या अभी जो हाल ही में आपका चंद्रमा मिशन गया या आपका सूरज मिशन गया, तो ये सारे जो मिशन हैं वो आपके गणित और विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाए। तो यहाँ पर आपका भैया 4.5 जो था वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो आपकी मैं अपलोड कर दूँगा 5 यूनिट की, जहाँ पर ये जो आपकी 5 यूनिट है इसको स्टार बना करके पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की जाएगी मूल्यांकन की, और मूल्यांकन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। 50K का परिवार अपना एग्जाम ट्रिकी आपको बनाना है। धन्यवाद दोस्तों।